हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट टॉपिक था, हमने जो आ, राष्ट्रीय आय का जो मापन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो उत्पादन विधि के द्वारा किस तरह से हम राष्ट्रीय आय की माप कर सकते हैं, उसी के आगे उसी ही उत्पादन विधि में ही हम अगर आगे और देखें, एक और उसी में मेथड होता है मूल वृद्धि विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। तो उत्पादन विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को मापने का दूसरा तरीका मूल वृद्धि विधि है। इस विधि में प्रत्येक फर्म द्वारा अपनी उत्पादन क्रिया में उत्पादन क्रिया के फलस्वरूप जो वृद्धि की जाती है, उसके योग में राष्ट्रीय उत्पाद या अनुमान लगाया जाता है। मूल वृद्धि की जो अभिप्राय है, इस उत्पादन की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक फर्म द्वारा वस्तु के मूल्य में कितना मूल्य जोड़ा जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो मूल वृद्धि विधि से मतलब क्या है कि जो भी उत्पादन किया जाता है, तो हर बार जब भी वो प्रोडक्ट या वस्तु आगे बढ़ती है और हर बार उसमें कुछ न कुछ उत्पादन करके कुछ न कुछ मूल्य जुड़ता चला जाता है, तो उसके जुड़े हुए मूल्य को जोड़ते हुए जिस तरह से हम उसकी गणना करते हैं, ये हमारी वैल्यू एडेड मेथड है। कोई प्रोडक्ट कहीं बना है अगर, तो एक कपड़ा है, कपड़ा फिर एक मिल में बनता है, उसके बाद उसकी कोई कटिंग होती है, फिर जो भी इसके कपड़े बनते हैं, तो कहीं ना कहीं आगे जैसे जैसे उसमें वैल्यू ऐड होती चली जाती है, तो उस ऐड वैल्यू को ही हम जोड़ते चले जाएं, तो जो हमारे पास एक अमाउंट आती है, उसी को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसको हम अगर एक चार्ट के थ्रू देखें तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके सामने एक टेबल दी हुई है, उसमें आप देखिए कि जिसमें दिखा है मूल वृद्धि विधि के बारे में, जिसमें एक तब लिखा है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अवस्था। दूसरे कॉलम में उत्पादन का मूल्य, वैल्यू ऑफ आउटपुट, और थर्ड कॉलम में है कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स, मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत, फिर मूल्य में वृद्धि, वैल्यू ऑफ एडेड। अब इसमें देखते हैं, जैसे कि अगर हम फर्स्ट स्टेज पर देखते हैं गेहूँ। अब किसान को गेहूं का उत्पादन करते समय कोई व्यय नहीं करना पड़ता, वह स्वयं परिश्रम करता है तथा बीज और खाद पर कोई व्यय नहीं होता। इसलिए किसान ने गेहूं के द्वारा 1600 रुपये की मूल्य वृद्धि की। ठीक है, अगर किसान जो भी उत्पादन कर रहा है उस पर वो खुद परिश्रम करता है, तो वो उसमें 1600 रुपये की मूल्य वृद्धि करता है। अब गेहूँ का मैदा बनाकर बेचने वाले ने गेहूँ 1600 रुपये में ख़रीदा तथा 24 रुपये में बेचा। ठीक है, मतलब कितने का बढ़ोतरी करी उसने? 800 रुपये की। अब इसी तरह आगे जब जो मैदा बना और आगे फैक्ट्री में गया, उसकी डबल रोटी बनाई गई, ब्रेड बनाई गई, तो उसको उसने 3200 में बेचा, तो फिर उसमें 800 रुपये की वृद्धि करी। और इसी तरह फिर आगे उसने 32 रुपये में ख़रीद के उसको 3600 में बेचा अगली स्टेज में, तो फिर उसमें 400 रुपये की वृद्धि की गई। तो अगर हम देखें, हर स्टेज में जो अगला उत्पादन करता, वो हर वस्तु को ख़रीदता है और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करके आगे उसको कुछ नया उसमें ऐड करके उसको बेच देता है। तो हम देख रहे हैं कि जो मूल्य वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है? 1600, 800, फिर 800, 400, तो बराबर कितनी हुई? 3600। यदि सभी वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमत जोड़ी जाए तो कुल उत्पादन का मूल्य कितना होगा? 1600, 2400, 3200, 3600 बराबर 10,800 होगा, जो सम्मिलित नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें हर बार वो पिछली वैल्यू ऐड है। तो हम क्या करेंगे, जो हर बार नई वैल्यू ऐड हो रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछली वैल्यू है वो तो हम ऐड कर ही चुके हैं उस पर, तो उसका जो कैलकुलेशन तो हो ही चुका है। नई जो वैल्यू ऐड होगी तो वो इसमें ऐड की जाएगी। उसके बाद है जो थर्ड स्टेज होती है राष्ट्रीय आय का अनुमान।
एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस विधि द्वारा राष्ट्रीय आय के विभिन्न संगठनों को मूल्यों का अनुपात निम्न प्रकार से लगाया जाता है। पहला है बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी बराबर क्या होता है, बाजार कीमत में देश की घरेलू सीमा में प्राथमिक क्षेत्र में सकल वृद्धि, द्वितीय क्षेत्र में सकल वृद्धि तथा तृतीय क्षेत्र में सकल वृद्धि। जैसे कि हम जानते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र क्या होता है। प्राथमिक क्षेत्र जैसे हमारा कृषि है, कृषि से जुड़े जितने भी जो भी उत्पादन किए जाते हैं वो कृषि क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आता है। और तृतीय क्षेत्र की बात करें तो जो हमारा टेरिटरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर है, सेवा क्षेत्र है, वो हमारा तृतीय क्षेत्र में आता है। अब हम देखें बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद जीडीपी एट एमपी। पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक जैसे मशीनरी को यथावत रखने के लिए घिसावट व्यय की अवस्था की जाती है। घिसावट व्यय को स्थिर पूंजी के उपभोग का मूल्य या मूल्यह्रास कहते हैं। अतः सकल घरेलू उत्पाद, अब हम जीडीपी एनडीपी एट एमपी की बात करें तो उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा जीडीपी एमपी है उसमें से हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं। तो अगर हमें एनडीपी एमपी निकालना है, जो हमारा शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार मूल्य पे, उसमें से अगर हम उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो सकल घरेलू उत्पाद है बाजार मूल्य पे, उसमें से अगर हम डिप्रिसिएशन घटा दें तो हमारा एनडीपी एमपी आ जाता है। फिर हम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद निकालना है तो उसमें क्या करेंगे, जो हमने एनडीपी निकाला है उसमें से इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस आर्थिक सहायता मतलब सब्सिडी को जोड़ के घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एफसी। ठीक है, अगर हम एनडीपी एफसी को हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं, जो एनडीपी हमारा है एफसी में हम शुद्ध जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर रहे हैं, जो नेट हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है उसको घटा दे तब भी हमारा एनडीपी एफसी निकल आता है। उसके बाद एनएनपीएफसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एनएनपीएफसी को ही हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो नेशनल इनकम या एनएनपीएफसी को निकालने के लिए क्या करते हैं, एनडीपी मतलब जो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट पे, उसमें विदेशों से शुद्ध जो साधन आए हैं उसको अगर जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम या एनडीपीएफसी।